विदुर के हाथ से निकलती रोशनी को देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता, विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मामूली हकीमों के हाथ की रोशनी का रंग हल्का पीला होता है और जैसे जैसे उनका रैंक बढ़ता जाता है, रोशनी का रंग और गहरा होता जाता है और उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। ये सुनकर चौंकते हुए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, आचार्य अगर ऐसी बात है तो फिर आपके हाथ से निकलती रोशनी का रंग सफेद क्यों है? सवाल सुनकर विदुर ने जोर से हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, मैं मामूली हकीमों की बात कर रहा हूं ध्रुव। मेरी गिनती मामूली हकीमों में नहीं होती है। मेरे जैसे हकीम रोशनी लाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम तो रोशनी उधार में लेते हैं। ये बात सुनकर ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। आखिर कोई रोशनी कैसे उधार ले सकता था? वो इस वक्त विदुर को देख रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी ध्रुव ने उससे कहा, रोशनी उधार में लेते हैं? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। इस पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुमने सही सुना। हम लोग रोशनी उधार में लेते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन यह दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। जितना तुम देख सकते हो या फिर जितना सोच सकते हो, उससे भी कई गुना बड़ी। और इसी दुनिया के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, देवलोक और पृथ्वीलोक। इन दोनों जगहों पर रोशनियां मंडराती हैं, बिल्कुल शक्तियों की तरह। लेकिन ये रोशनियां कहां से आईं, ये कोई नहीं जानता। ये शायद सूरज के फटने से आई थी या फिर देवलोक से गिरी उल्का पिंड से। लेकिन दावे के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बात तो जरूर है, इन रोशनियों की ताकत शक्तियों की रोशनी से बहुत ज्यादा है। इस रोशनी से करिश्माई पाउडर बनाना बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इन दिव्य रोशनियों का भी एक खतरनाक पहलू है, और वो ये है कि ये शक्तियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो इन्हें काबू करना बिल्कुल आसान नहीं होता। उन्होंने ये कहकर देखा कि ध्रुव इस वक्त उनकी बातों में पूरी तरह से खो गया था, इसलिए विदुर ने बात आगे कहने का फैसला किया। बहुत से हकीम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं दिव्य रोशनियों की तलाश में, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोशनियों को काबू में करने के लिए इन्हें अपने शरीर में उतारना होता है। मगर ये शक्तियां सब तहस नहस करने को तैयार रहती हैं, इसलिए कोई भी इन्हें आसानी से काबू नहीं कर पाता। यहां तक कि सबसे कठोर हीरा भी इन रोशनियों की ऊर्जा को नहीं संभाल पाता। तो फिर एक शरीर तो चुटकियों में जलकर राख हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग, और वो भी किस्मत से, दिव्य रोशनी का एक छोटा हिस्सा काबू करने में कामयाब रहे। एक बार जब रोशनी शरीर से मिल जाती है तो हकीम ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। दिव्य रोशनियों के बारे में जानकर ध्रुव पूरी तरह से दंग रह गया था। वो विदुर के हाथ से निकलती सफेद रोशनी को घूर रहा था, क्योंकि वो अब जान गया था कि ये रोशनी कितनी ताकतवर है। तभी ध्रुव को उस रोशनी के बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने आचार्य से कहा, आचार्य, मुझे रोशनियों के बारे में और बताइए ना। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी रोशनी का रंग सफेद क्यों है। ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। तो अब जब तुम ये जानते हो कि दिव्य रोशनी क्या होती है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे जैसे हकीमों के लिए दिव्य रोशनियों की भी एक रैंकिंग होती है, जिसमें कुल मिलाकर 23 रैंक्स होती हैं, और मैं अभी 11वें रैंक पर हूं। मेरी दिव्य रोशनी का नाम है सफेद शीत रोशनी। ये रोशनी 100 सालों में एक बार दिखाई पड़ती है, जब दक्षिणी की तरफ ग्रहण लगता है। इस पर ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, सफेद शीत रोशनी, ये कैसे हासिल किया आपने? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर को अचानक कुछ याद आ गया। उसने चेहरे पर हल्की सी उदासी के साथ ध्रुव से कहा, इस सफेद शीत रोशनी को पाने के लिए मुझे 8 साल का तप करना पड़ा, वो भी एक छोटी अंधेरी जगह पर। और जैसे ही मैंने इस रोशनी को अपने शरीर में उतारना चाहा, सारी तैयारियों के बावजूद भी मैं लगभग राख बन गया था। इतना कहकर विदुर चुप हो गए। उनके चेहरे पर बुरी याद का डर और दर्द दोनों साफ समझ आ रहे थे। ध्रुव ने सोचा शायद विदुर की जिंदगी में वो एक बहुत बड़ा पल था, जिसे विदुर आज तक नहीं भुला पाए थे। वो दिन विदुर के दिल में एक ऐसा डर छोड़ गया था, जिसके बारे में सोचकर वो आज तक सहम जाते थे। फिर जैसे अचानक होश में आते हुए विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, खतरनाक तो बहुत था, लेकिन अब जो मैं इसे हासिल कर चुका हूं तो इसका मजा भी पूरा लेता हूं। और वो कहते हैं ना, अंत भला
तो सब भला। ये कहकर विदुर उस रोशनी के साथ खेलने लगा। वो उस रोशनी को अपने हाथ के एक छोर से फिसलाकर वापस अपनी हथेली पर ले आया। इस करतब को देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर विदुर ने आगे कहा, ये रोशनियां सिर्फ औषधि बनाने के काम नहीं आती, बल्कि इनका इस्तेमाल करके किसी ताकतवर विरोधी को भी हराया जा सकता है। ये सुनकर ध्रुव को विदुर से थोड़ी जलन हुई, जिसे देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, दिव्य रोशनी अभी बहुत दूर है। फिलहाल के लिए अपना पूरा ध्यान एकलव्य रैंक हासिल करने पर लगाओ, और वो भी जल्द से जल्द। विदुर की बात में दम था। ध्रुव ने अपनी गलती मानकर अपना सिर हिलाया और फिर वापस उस सफेद रोशनी को देखने लगा। इसके बाद विदुर ने वापस अपना ध्यान करिश्माई पाउडर बनाने में लगा दिया। उन्होंने टेबल पर रखे नीले फूल को जादू से हवा में उड़ाया और फिर उसे अपने हाथ से निकलती रोशनी में कैद कर लिया। वो फूल जैसे ही रोशनी में आया तो वो अचानक गायब हो गया और ध्रुव ने देखा कि विदुर के हाथ अब हल्के से नीले पड़ गए थे। विदुर के हाथ से निकलती रोशनी की ठंड पूरे कमरे को ठंडा कर रही थी, जिसे ध्रुव भी थोड़ा कपकपाने लगा। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी और वो खिड़की खोलकर उसे महसूस कर रहा था। वहीं विदुर उस रोशनी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर रोशनी का तापमान जरा भी बढ़ा तो उस नीले फूल का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ देर उन्होंने कमरे में ठंडक बरकरार रखी। जब थोड़ी देर हो गई और ध्रुव ठंड से जमने लगा था, तभी उसने देखा कि विदुर के हाथ नीले रंग से बदलकर सुनहरे होने लगे थे। उसने ये देखकर विदुर को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से सुनहरी धूल निकालते हुए सामने रखी टेबल पर छाड़ दी। फिर विदुर ने यही चीज बाकी नीले फूलों के साथ भी की और आखिरकार टेबल पर बहुत सारी सुनहरी धूल इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद विदुर ने अपनी आंखें बंद की और हाथ हिलाते हुए उस धूल को 4 सुनहरे मोतियों में बदल दिया। वो मोती जैसे ही उस सफेद रोशनी में आए, उनका रंग बदलने लगा और वो अब काले रंग के हो गए थे। फिर जैसे उन्होंने देखा कि वो चारों मिलकर एक बड़ा मोती बन गए थे, जो विदुर के काबू से बाहर हो रहा था, तभी उन्होंने टेबल पर से सांप के जहर वाला फल उठाकर उस रोशनी में फेंक दिया। रोशनी में घुसते ही वो फल उस बड़े और काले मोती से जाकर मिला, जिससे एक नीला तरल पदार्थ तैयार हुआ। उस तरल पदार्थ को देखकर विदुर ने अपने हाथ की रोशनी को और बढ़ाया, जिससे उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं को निकलता देख ध्रुव थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे जैसे वो धुआं छटता गया, ध्रुव ने देखा कि रोशनी के अंदर एक काले रंग की गोली तैयार होने लगी थी, जिसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसा जादू होते पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन विदुर का ध्यान पूरी तरह से उस रोशनी पर था। वो जानते थे कि रोशनी को अगर काबू में नहीं रखा गया तो अनर्थ हो सकता था। जब वो गोली लगभग तैयार हो गई, तब विदुर ने टेबल पर से बाकी सामान, मतलब खास धूप का गुच्छा और जल मूल शक्ति का जादुई पत्थर उठाकर उन्हें भी अपने हाथ से निकलती रोशनी में फेंक दिया। विदुर उस काम को इतनी अच्छी तरह से कर रहे थे कि ध्रुव ये सोचने लगा कि आचार्य को ये सीखने में न जाने कितना वक्त लगा होगा। वो विदुर के हाथों को देख रहा था कि कितनी नजाकत के साथ वो सामान उठाने, उन्हें मिलाने और जलाने का काम कर रहे थे। तभी अचानक वो रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। ये असर था जादुई पत्थर और धूप के मिलने का। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो एक हल्के नीले रंग का पदार्थ बना, जिसे विदुर ने उस बड़ी सी काली गोली पर उड़ेल दिया। ध्रुव ने देखा कि इससे उस गोली का रंग बदल गया था और वो अब गहरे नीले रंग की दिखने लगी थी। आखिरकार जब वो गोली बनकर तैयार हुई, तब भी विदुर ने रोशनी को रोका नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके वो उस गोली को गर्म करते रहे। ये सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चला होगा, जिसके आखिर में विदुर के हाथ से निकलती रोशनी कम होते होते गायब हो गई और उनके हाथ में बची थी सिर्फ एक नीले हरे रंग की गोली, जिसके अंदर करिश्माई पाउडर भरा हुआ था। विदुर ने पास ही रखी एक बोतल में उस गोली को डाला और फिर ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आखिरकार जिस करिश्माई पाउडर का हमें इंतजार था वो अब हमारे पास है। विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव ने उस बोतल में बंद गोली को ध्यान से देखा। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और उस गोली की खुशबू लेने की कोशिश की। जैसे ही ध्रुव ने उस बोतल को अपनी नाक के पास लाकर सांस अंदर की, उसे ऐसा लगा जैसे उस गोली की खुशबू ने उसे शक्ति से भर दिया हो। और वो ये सोचकर मुस्कुराया कि अगर सिर्फ इसे सूंघने भर से ताकत महसूस होने लगी तो क्या होगा जब वो इसे खा लेगा। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि इस करिश्माई पाउडर का रंग लारा के लाए शरबत से ज्यादा हरा था। इसका मतलब ये पाउडर शायद शांडल के बनाए पाउडर से भी ज्यादा ताकतवर था।
ये सोचते हुए ध्रुव चौंक भी गया और उसे हंसी भी आ गई। उसने मनी मन खुद से कहा, 4 साल हो गए एकलव्य रैंक देखे हुए, लेकिन अब मैं एक बार फिर उस मुकाम को हासिल करने वाला हूं। ध्रुव की इच्छा तो हो रही थी कि वो उस गोली को अभी ही खा ले, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए उस बोतल का ढक्कन लगाया और उसे चुपचाप टेबल पर रख दिया। इसके बाद वो विदुर से बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उसने एकलव्य बनना अभी से शुरू कर दिया तो उसके नाकाम होने की संभावना 70% से भी ज्यादा थी। हालांकि विदुर एक और गोली भी बना सकता था, लेकिन ध्रुव इस मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये देखकर कि ध्रुव गोली खाने की इच्छा को काबू कर पाया था, विदुर खुश हुए और अपना सिर हिलाते हुए वो एक बार फिर अंगूठी में वापस लौट गए। अब जो कि ध्रुव के पास करिश्माई पाउडर था, तो उसने अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा कम कर दिया। इसका कारण ये था कि वो अपनी शक्तियों को एकलव्य बनने के लिए बचाना चाह रहा था। हर दिन ध्रुव पहाड़ों में जाकर ट्रेनिंग करता, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो इरा के साथ कभी तालाब देखने जाता तो कभी बाजार देखने। दरअसल वो ना चाहते हुए भी एक आराम से भरी जिंदगी जीने लगा था। ये करते हुए ध्रुव ने 5 दिन गुजार लिए। 6वें दिन उसे ज्यादा शक्ति महसूस हुई और उसने फैसला किया कि एकलव्य रैंक हासिल करने का सही वक्त अभी ही था। ध्रुव ने इरा के साथ घूमते हुए ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह ढूंढ निकाली थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन पहाड़ों पर थी। पहाड़ों पर बड़ी चट्टानों के बीच ध्रुव ने एक गुफा चुनी थी, जहां वो एकलव्य बनने के लिए खुद को ट्रेन करने वाला है। ये गुफा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी और पहाड़ों की दूसरी तरफ सिर्फ बादल दिखाई देते थे। ऐसा कहा जाता था कि इन बादलों से नीचे जंगलों में बहुत से खूंखार जानवर रहते थे। उस गुफा का रास्ता बहुत संकरा था और ध्रुव बहुत बच बचा कर जाता था, क्योंकि रास्ते के बगल में बहुत गहरी खाई थी। ध्रुव ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगह इसलिए चुनना चाह रहा था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गुफा के अंदर जाकर ध्रुव ने अपनी जेब से बोतल निकाली और उसे टेढ़ा करके उसने उसमें से करिश्माई पाउडर वाली गोली निकाली। ध्रुव उस गोली को ध्यान से देख रहा था। गोली को अपने हाथ में पाकर ध्रुव मुस्कुराने लगा था। उसने एक बार उस गोली की खुशबू ली और फिर बिना कुछ सोचे सीधे उस गोली को खा गया। जैसे ही वो करिश्माई पाउडर से भरी गोली उसकी जुबान पर लगी तो एक बर्फ सा जमा देने वाला एहसास उसकी जीभ से होता हुआ उसके पेट तक गया और 1 सेकंड के अंदर उस गोली ने काम करना शुरू किया और ध्रुव को बढ़ती शक्ति महसूस होने लगी। वो शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ध्रुव के हाथ पैर तक कांपने लगे, लेकिन ध्रुव ने अपने शरीर को काबू में लेते हुए उस शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश की। फिर तो जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में हलचल होने लगी। उसका शरीर शक्तियों को काबू में नहीं कर पा रहा था। ध्रुव को डर लग रहा था कि कहीं ये शक्ति उसके शरीर को चीरते हुए बाहर ना निकल जाए, लेकिन बुरे ख्यालों को मन से निकालते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और शक्तियों को शरीर में महसूस किया। वो शक्तियां जब शरीर में इकट्ठा हो रही थी तब ध्रुव को बहुत दर्द हुआ। तभी गुफा में अचानक तेज हवा चलने लगी और ध्रुव खुद को जमीन पर रोकने की कोशिश करने लगा। वो हवा इतनी तेज थी कि ध्रुव के पैर धीरे धीरे खिसकने लगे। फिर जैसे ध्रुव को वो शक्ति अपने दिल में जाती हुई महसूस हुई और वो दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर उस शक्ति की रोशनी चौंधियाने लगी और तभी एक तेज धमाका हुआ। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।